जी, क्लास लाइव हो चुकी है और हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास, और इसमें हम कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड, यानी प्राचीन काल के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कहने का मतलब, हम एंशिएंट पीरियड, जिस प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, और इसके विषय में जो सोर्सेज है, वो स्रोत है, वे कौन कौन से होते हैं, ये सब हम जान रहे हैं। और अगर बात करें सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड, और इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कहलाता है लिटरेरी सोर्सेज, और आप इसको साहित्यिक स्रोत भी कह सकते हैं। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातात्विक स्रोत। कहने का मतलब, और बेसिक सी बात तो यह है कि इतिहास की वो जानकारी जिसके बारे में हमें जानकारी लिखित रूप से मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको, जो मैंने अभी लिखवाया, उनको कहते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज। जिनसे हमें लिखित रूप से जानकारी मिलती है, उनको कहते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। चाहे वो किताबों से हो या किसी भी माध्यम से हो, ग्रंथों से हो, किसी भी माध्यम से हो, किताबों के जरिए हो, जो हमें उस लिखित रूप से जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। और फिर लिटरेरी सोर्सेज को भी तीन जगह बांटा जाता है। चलिए लिख लेते हैं हम। या तो होता है वो रिलीजियस सोर्सेज, हिंदी में बोलेंगे हम धार्मिक। या होता है नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का विवरण, जिनमें बांटा गया है किसको? लिटरेरी सोर्सेज को। यानी जो जानकारी हमें हमारे इतिहास के बारे में लिखित रूप से मिलती है, उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज को भी तीन जगह डिवाइड किया गया है: धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन काल या कदीम कह सकते हैं, कदीम जमाने। कदीम जमाने से हमारे देश में, जी, विदेश से जो है यात्री आते रहे, विदेश से यात्री आते रहे, आना जाना लगा रहा। कई देशों से हमारे देश में यात्री आए, और हमारे देश में कुछ वक्त गुजार कर वो क्या कर गए? वापस चले गए। और वापस लौटकर उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी, जिनको भी हम करेंगे। तो उन्होंने अपनी अपनी किताबों में लिखा, भारत के बारे में लिखा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें किस किस ने लिखी। वो सब हम करेंगे इस क्लास में, वो सब हम करेंगे। जैसे रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, ये सब के सब
ये सब के सब क्या हैं? ये रिलीजियस सोर्सेज है। ये सब रिलीजियस सोर्सेज कहलाते हैं, ये वाले। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, ये सब के सब रिलीजियस सोर्सेज कहलाते हैं। इससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जी। और इसी तरीके से बात करें नॉन रिलीजियस की, तो इसके भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट ये कह सकते हैं, जो है उदाहरण है हमारे पास। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, मैगस्थनीज की इंडिका है, पतंजलि का महाभष्ट है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, और कालिदास की तो आप बहुत मशहूर है, आप सब जानते होंगे, सबसे मशहूर किताब है अभिज्ञान। पूरा नाम अगर जाने तो अभिज्ञान शकुंतलम। ये सारे के सारे, ये सारे क्या हैं? लिटरेरी सोर्सेज हैं, और ये नॉन रिलीजियस है। लेकिन आगे हम जाने कि लिटरेरी सोर्सेज तो है, साहित्यिक स्रोत तो है, लेकिन गैर धार्मिक है, नॉन रिलीजियस है। और तीसरा की बात करें, तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। जी। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हर्षगोवर्धन के शासनकाल में चीन से एक यात्री आया, जिसका नाम क्या था? आप जानते होंगे, हुएन सांग नाम था उसका, हुएन सांग। उसका नाम हुएन सांग था। और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था CUK, जिसका नाम था CUK। तो CUK से भी हमें भारत के बारे में क्या होता है? जानकारी मिलती है। और 1333 ईस्वी में, 1333 1333 ईस्वी में सुल्तान बिन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका से कौन आया? एक यात्री भारत आया, जिसका नाम आप बखूबी जानते होंगे, इब्ने बतूता। बहुत मशहूर नाम है, इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता आया, और इब्ने बतूता ने भी एक सफरनामा लिखा। उसको पढ़कर सुल्तान बिन मोहम्मद तुगलक के बारे में कई सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिली हमें। सुल्तान बिन मोहम्मद तुगलक के बारे में उस रिसाले को, या कह सकते हैं उस सफरनामे को पढ़कर बहुत सारी जानकारी मिली। तो ये हमने किया लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को 3 जगह डिवाइड किया गया, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक, गैर धार्मिक, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अगर हम दूसरे की बात करें, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करें, तो हम इसमें किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे अब। जब जैसे फॉसिल्स, जी, फॉसिल्स, स्टेचूज, सकते हैं हिंदी में मूर्तियां, हिंदी में कह सकते हैं हम
इनको मूर्तियां। और आगे एक और लिख लीजिए, कॉइन्स। कॉइन्स यानी सिक्के। सिक्के ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पेश किए। फॉसिल्स यानी अवशेष, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, और मेन्यूमेंट्स यानी स्मारकों, और स्टेचूज यानी मूर्तियां, और कॉइन्स यानी सिक्के। तो ये क्या है? ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी कहाँ से मिलती है? वहां से मिले अवशेषों से मिली। और भारत में सबसे पुराने अभिलेख किसके अभिलेख माने जाते हैं? अशोक के अभिलेख कहलाते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख कहलाते हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। उससे पहले, अगर हम उससे पहले की बात करें, तो पहले हम ये समझते थे कि अशोक श्रीलंका का कोई महान शासक था और ये भारत में बौद्ध धर्म, जी सब जानते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने आया था। लेकिन जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया गया तो हमें पता चला इस शासक का नाम था अशोक या अशोक वर्धन। और ये श्रीलंका से भारत बौद्ध धर्म का प्रचार करने क्या नहीं आया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका से ये नहीं आया था, बल्कि इसने अपने बेटे महेंद्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। जी आप समझ रहे होंगे सारी बात उल्टी हो गई, लेकिन हकीकत यही है कि वो जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया गया तो बात वाज़ेह हो चुकी कि अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने नहीं आया था, बल्कि उसने अपने बेटे को और अपनी बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। जी। और मेन्यूमेंट्स मेन्यूमेंट्स आज भी ऐतिहासिक काल से, यानी ऐतिहासिक काल से बने हुए कुछ मेन्यूमेंट्स या कह सकते हैं स्मारक आज भी हमारे पास हैं। मिसाल के तौर पे अगर जहन नशीन करना चाहें, जैसे आगरा आगरा में क्या है? ताजमहल है। और दिल्ली में क्या है? लाल किला है। और दिल्ली में जामा मस्जिद है। और दिल्ली में कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, ये जानते होंगे आप सब। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। ये सारे के सारे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें अतीत में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसी तरह हमें स्टेचूज है। स्टेचूज यानी मूर्तियों से हमें इतिहास की कई सारी जानकारी पता चल लगती है, बहुत सारी जानकारी। कॉइन्स यानी सिक्कों से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में पता लगता है। जैसे आप ये बात जानते हैं कि हाँ, गुप्त काल का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है समुद्रगुप्त। और जब हमें समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के मिले तो उन सिक्कों में समुद्रगुप्त का नाम मिला। और उन्हीं सिक्कों में समुद्रगुप्त को उसी के सिक्कों पे
उसे वीणा वादन करते हुए चित्र किया गया है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि किन किन स्रोतों से हमारे इतिहास के बारे में पता लगता है। तो हमने लिटरेरी सोर्सेज किया, और लिटरेरी सोर्सेज में हमने तीनों कर लिए, रिलीजियस यानी धार्मिक और गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। और अगर बात करें अब जहाँ रिलीजियस सोर्सेज की यानी धार्मिक स्रोत की, तो ये जो है रिलीजियस सोर्सेज है, जो रिलीजियस सोर्सेज, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, रिलीजियस सोर्सेज को भी। रिलीजियस सोर्सेज को भी 3 भागों में बांटा गया है। रिलीजियस सोर्सेज को वो कौन कौन से हैं वो कर लेते हैं हम। ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर, इन 3 प्रकारों में हमने डिवाइड किया है रिलीजियस को। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो ब्राह्मण साहित्य है, जी, जो ब्राह्मण लिटरेचर है या ब्राह्मण साहित्य है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो याद रखना, ब्राह्मण लिटरेचर में हम शामिल करते हैं, चलिए लिख लीजिएगा, ब्राह्मण लिटरेचर में वेदास, वेद को हम शामिल करते हैं, वेद को, जी, और आर्यनक को, वेद को और आर्यनक को और उपनिषद को। उपनिषद को, और आगे लिख लीजिए सूत्र को, सूत्र को, और वेदांग को, वेदांग को, और एपिक को। एक होता है एपिक, एपिक को, और इसको हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य, महाकाव्य। और इनके अलावा किसको, धर्मशास्त्र को, धर्मशास्त्र को, और इनके अलावा पुराण को, पुराण को।
ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाए। वेद, आर्यनक और उपनिषद, सूत्र, वेदांग, एपिक यानी महाकाव्य और धर्मशास्त्र, पुराण, ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं, यानी ब्राह्मण लिटरेचर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को क्या कहा जाता है? पिटक भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिपिटक यानी 3 पिटक माने जाते हैं। 3 पिटक माने जाते हैं। सबसे पहला क्या कहलाता है? लिख लीजिएगा, सुत्त पिटक सबसे पहला कहलाता है, सुत्त पिटक। सबसे पहला कहलाता है सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं। जिसमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं जी। इसमें सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाएं हैं जी। और बात करें दूसरे की, तो दूसरा कहलाता है विनय पिटक। विनय पिटक। पहला कहलाता है सुत्त पिटक, दूसरा कहलाता है विनय पिटक। और इसमें बौद्ध के नियम के बारे में लिखा गया है। जो नियम कानून जाब्ते हैं उसके बारे में लिखा है। और तीसरा क्या कहलाता है? तीसरा कहलाता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक तीसरा कहलाता है अभिधम्म पिटक। और इसमें अशोक के समकालीन बौद्ध शिक्षाओं की जीवनियां हैं। क्या है? जीवनियां हैं। ये कुछ उदाहरण है बौद्ध साहित्य के। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखना, जो मैंने अभी आपको लिखवाया बुद्धिस्ट की, तो बुद्धिस्ट की रचना पाली भाषा में की गई है। और जैन साहित्य यानी जैन लिटरेचर की जो रचना की गई है वो किस में की गई है? वो प्राकृत भाषा में की गई है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ जैन साहित्य के या जैन लिटरेचर के भी हमारे पास कुछ उदाहरण है, कुछ मिसालें हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, कुछ मिसालें लिख लीजिए आप। पूर्वो सबसे पहला ग्रंथ है, पूर्वो। इसके बाद लिख लीजिए एक और, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। तो ये जैन ग्रंथ है। तो चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए, नॉन रिलीजियस।
इसके भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, यानी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे आप लिख सकते हैं अर्थशास्त्र। आप लिख सकते हैं अर्थशास्त्र। इसकी रचना की थी चाणक्य ने। ये कह सकते हैं विष्णुगुप्त के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये लिख लीजिए इंडिका। और इसकी रचना की थी मैगस्थनीज ने। आगे लिखिए महाभाष्य। इसकी रचना की थी पतंजलि ने। इसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। फिर लिखिए पंचतंत्र। इसकी रचना किसने की थी? तो लिख लीजिएगा विष्णु शर्मा ने। और एक बहुत मशहूर किताब है, आप सब बखूबी जानते होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। जी, अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी है? ये कालिदास की है। इसकी रचना की थी कालिदास ने। अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने। और इंडिका, इंडिका की रचना की थी मैगस्थनीज ने। और महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। और मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने। और पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। तो ये कुछ सोर्सेज थे नॉन रिलीजियस के मुतालिक। नॉन रिलीजियस में जो कुछ सोर्सेज थे, अब हेडिंग डाल लीजिए ऊपर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, यानी विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। और इनको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। ग्रीक ट्रेवलर्स, यूनानी यात्री, चाइनीज ट्रेवलर्स यानी चीनी यात्री, और मुस्लिम ट्रेवलर्स यानी मुस्लिम यात्री। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रीक ट्रेवलर्स। टेसियस। आगे लिखिए हेरोडोटस। और याद रखना, ये जो हेरोडोटस है, इसको ही क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको ही इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को।
चलिए आगे लिख लीजिएगा, निर्याकस। निर्याकस। फिर लिखिए आगे, अरिस्टोबुल्स। टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस और अरिस्टोबुल्स, ये सारे के सारे वो यात्री हैं, वो मुसाफिर हैं जो यूनान से आए थे, यानी ये यूनानी यात्री कहलाते हैं। और अगर अब हम बात करें चाइनीज ट्रेवलर्स की, तो बात कर लेते हैं, लिख लीजिए अब चाइनीज ट्रेवलर्स में लिख लीजिए, चाइनीज यात्री हैं, चीनी यात्री हैं। तो सबसे पहले नाम लिख लीजिए आप, फहियान। फहियान। आगे लिखिए, हुएनसांग। फहियान, हुएनसांग। फिर लिखिए इत्सिंग। आगे लिखिए सुंग युंग। सुंग युंग। फहियान, हवेनसांग, इत्सिंग और सुंग युंग। तो ये कुछ वो यात्री हैं जो चाइना से आए थे, चीन से आए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम यात्रियों की, मुस्लिम ट्रेवलर्स की। तो सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए मुस्लिम यात्रियों में, अल बैरूनी। अल बैरूनी। फिर लिखिए अल मसूदी। फिर लिखिए फिरदौसी। और आप सब बखूबी वाकिफ होंगे इनसे, लिखिए इब्ने बतूता। इब्ने बतूता। तो ये कुछ यात्री थे जो मुस्लिम ट्रेवलर्स कहलाते हैं या मुस्लिम यात्री कहलाते हैं, अल बैरूनी, अल मसूदी, फिरदौसी और इब्ने बतूता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज हमने पढ़ लिया, लिटरेरी सोर्सेज में हमने रिलीजियस कर लिया, नॉन रिलीजियस कर लिया और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स कर लिया। तो अब हम दूसरा पार्ट यानी दूसरा हिस्सा कर लेते हैं, तो वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की, यानी अभिलेखों की। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शंस हैं या अभिलेख हैं वो किसके माने जाते हैं? अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। सबसे पुराने अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। चलिए फिर, अभिलेख के भी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे आप लिख लीजिएगा 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका, या हिंदी में कह सकते हैं आप अशोक के 14 शिलालेख। आगे लिख लीजिएगा 7 पिलर एडिक्ट्स यानी 7 स्तंभ लेख। और इससे आगे लिख लीजिएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यानी जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है, इसको रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। इसको रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। और एक बात और याद रखना, भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो किसको माना जाता है? वो जूनागढ़ अभिलेख को ही माना जाता है, वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को ही माना जाता है। शक वंश के सबसे महान शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। आगे लिख लीजिए मंदसौर इंस्क्रिप्शन यानी मंदसौर अभिलेख। जिसे लिखवाया था यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने, जिसको लिखवाया था यशोवर्मन ने। एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन यानी एहोल अभिलेख, जिसको लिखवाया था पुलकेशिन सेकंड ने। आगे फिर रबातक इंस्क्रिप्शन यानी रबातक अभिलेख, जिसको लिखवाया था कनिष्क ने। फिर है मेहरौली पिलर एडिक्ट, जिसको लिखवाने वाला शासक था चंद्रगुप्ता सेकंड। फिर लिखिए एरन इंस्क्रिप्शन, इसको लिखवाया गया था भानुगुप्त के द्वारा।
तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन थे, अभिलेख थे, जहाँ से हमें इतिहास के बारे में या प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शन होंगे, अभिलेख होंगे। अब हम इन एंशियंट इंडिया को पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में जो भी इंस्क्रिप्शन आएगा, अभिलेख आएगा, उसको हम उस पर जब भी बात कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंशियंट इंडिया को 3 जगह डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? प्री हिस्टोरिक पीरियड की, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल की। हिस्टोरिक पीरियड ये वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं, लेकिन कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं है। और इसको यानी प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी फिर क्या किया गया है? 2 जगह डिवाइड किया गया है। 2 जगह डिवाइड किया गया है। लिख लीजिएगा। पहला है स्टोन एज, हिंदी में कह सकते हैं आप पाषाण युग। और दूसरा है कॉपर एज। हिंदी में कह सकते हैं ताम्र युग। कॉपर एज, ताम्र युग, या कह सकते हैं आप मेटल एज भी कह सकते हैं, मेटल एज या धातु युग। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज के बारे में या पाषाण युग के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो फिर स्टोन एज को भी यानी पाषाण युग को भी 3 युग में डिवाइड किया गया है, 3 युग में बांटा गया है। स्टोन एज को 3 युग में डिवाइड किया गया है, लिख लीजिएगा। पैलियोलिथिक पीरियड या पुरापाषाण काल, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्यपाषाण काल, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। इन अलग अलग कालों को यानी अलग अलग पीरियड को अलग अलग तिथियों के हिसाब से विभाजित किया गया है, या अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग तारीखों के हिसाब से तकसीम किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले की पैलियोलिथिक पीरियड की, तो पैलियोलिथिक पीरियड का जमाना कब से कब तक है? तो लिख लीजिएगा। पैलियोलिथिक पीरियड का जमाना है अननोन पीरियड से या अननोन जमाने से 8000 बीसी तक, या कह सकते हैं 8000 कबील मसीह तक का जो जमाना है, जो पीरियड है, उसको क्या कहते हैं? उसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसी तरीके से मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड का जमाना 8000 कबील मसीह से या 8000 4000 कबील मसीह तक का जो जमाना है, ये कह सकते हैं 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का जो जमाना है,
उसको हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। पीरियड इसका जो जमाना है वो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक है। 4000 कबील मसीह से 2500 कबील मसीह तक का जो जमाना है उसको हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। और इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो याद रखना पैलियोलिथिक पीरियड के जो सबसे पहले एविडेंस हैं या साक्ष्य हैं वो 1863 में प्राप्त हुए। वो 1863 में प्राप्त किए गए। और वो आदमी जिसने पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंस को, ये कह सकते हैं साक्ष्यों को जो प्राप्त किया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। और इनको क्या मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को सबसे पहले क्या मिला था? हैंड एक्स मिली थी एक। हैंड एक्स यानी एक कुल्हाड़ी मिली थी। और कहाँ से मिली थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी? तमिलनाडु के पास, मद्रास के पास एक जगह थी पल्लावरम। पल्लावरम पल्लावरम नाम की एक जगह थी। वहां से एक कुल्हाड़ी मिली थी, वहां से प्राप्त हुई थी। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी, रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही कहा जाता है फादर ऑफ प्री हिस्टोरी आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। और पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। हंटिंग ऑफ फूड गैदरिंग, या हिंदी में कह सकते हैं आप शिकार एवं भोजन संग्रहण। तो पैलियोलिथिक पीरियड को ही माना जाता है शिकार एवं भोजन संग्रहण, हंटिंग ऑफ फूड गैदरिंग। आगे लिख लीजिए। मैन इन्वेंटेड फायर, यानी इंसान के जरिए आग का आविष्कार हुआ, पैलियोलिथिक पीरियड में ही हुआ। याद रखना, पैलियोलिथिक पीरियड में आग का आविष्कार तो हो गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ पैलियोलिथिक पीरियड में, क्योंकि उस वक्त इंसान को ये नहीं पता था कि आग का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है। इस वजह से पैलियोलिथिक पीरियड में आग का सिर्फ आविष्कार हुआ है, इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसी काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में ही कुछ पत्थरों के औजार बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल इंसान के द्वारा किया जाता था, इंसान के जरिए किया जाता था। पैलियोलिथिक पीरियड में कुछ पत्थरों के औजार बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल इंसानों के द्वारा किया जाता था। जैसे आप लिख सकते हैं हैंड एक्सिस है, हैंड एक्सिस, क्लेवर्स और स्क्रैपर्स। ये कुछ वो औजार हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल मनुष्य पैलियोलिथिक पीरियड में किया करता था। और ध्यान रखना, इन्हीं औजारों से, जी, इन्हीं औजारों के एविडेंसेस हमें कितनी जगह मिलते हैं?
3 जगह मिलते हैं, यानी ये जो औजार हैं इन औजारों के एविडेंसेस 3 जगह मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं वो लिख लीजिएगा। बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली। हिंदी में कह सकते हैं बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। यहाँ हमें इन औजारों के एविडेंसेस मिले हैं। ये कुछ वो जगहें हैं जहां से हमें पैलियोलिथिक के पैलियोलिथिक पीरियड के अवशेष मिले हैं। और याद रखना पूरे के पूरे पैलियोलिथिक पीरियड में, या कह सकते हैं पूरा पाषाण काल के, कहीं से भी इंसान का यानी इंसान के अवशेष नहीं मिले। न कोई कंकाल मिला और न ही किसी इंसान के होने के एविडेंसेस मिले हैं, बस औजार मिले हैं। और इसके अलावा इस पीरियड में गुफा चित्रकारी मिली है, और जो मिली है कहाँ से, मध्य प्रदेश के भोपाल के करीब एक जगह का नाम था भीमबेटका। मध्य प्रदेश के भोपाल के करीब भीमबेटका नाम की एक जगह है, वहां से मिले हैं। इसके बाद तो यहाँ पैलियोलिथिक हो गया। अब लिख लीजिए मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, और इसका जमाना 8000 कबील मसीह से 4000 कबील मसीह तक का है। 8000 बीसी से 4000 बीसी तक है। और मेसोलिथिक पीरियड के सबसे पहले एविडेंस, ये कह सकते हैं साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, 1857 में CL कार्लाइज के द्वारा प्राप्त किए गए। और इन साक्ष्यों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, और ये पत्थरों के बने छोटे आकार के उपकरण हैं। पुरापाषाण काल में यानी पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाया करता था और जानवरों का शिकार किया करता था। जी, पत्थरों के औजार बनाया करता था जानवरों का शिकार करने के लिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो है पैल मेसोलिथिक पीरियड की। तो अगर मेसोलिथिक पीरियड को पैलियोलिथिक से कम पीरियड से कंपेयर किया जाए, तो पैलियोलिथिक पीरियड में पत्थरों के वो औजार जो बड़े बड़े हुआ करते थे, मेसोलिथिक पीरियड में वो छोटे हो गए, जिन्हें कहा गया माइक्रोलिथ, जिनको कहा गया माइक्रोलिथ। और याद रखना मेसोलिथिक पीरियड में ही इंसान की अकल में क्या हुआ, थोड़ा इजाफा हुआ, ये कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई। मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन, ये कह सकते हैं पशुपालन की शुरुआत कर दी। इंसान ने पशुपालन की शुरुआत कर दी, और ये पशुपालन दो जगह ऐसी हैं जहां से इंसान के पशुपालन किए जाने के एविडेंस मिले हैं। वो लिख लीजिए दो जगह कौन कौन सी है। एक है मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है, तो वहाँ है, वहाँ मिले पशुपालन की एविडेंस। और एक है राजस्थान के बागोर नाम की एक जगह है, वहां से मिले। यही हम यही हमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने वाले सबसे पहले एविडेंस मिले, ये कह सकते हैं साक्ष्य मिले। अब आगे हम लिख लेते हैं
मानव अस्तित्व के प्रथम साक्षी, और ये मिले हैं दो जगहों से मिले हैं। वो जगह लिख लीजिए कौन कौन सी है। वो जगह है सराय नहर और मैदान। जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। सराय नहर मैदान, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। तो ये आपका नेगेटिव पूरा हो गया। कल आपकी क्लास होगी और कल हम करेंगे ये लिखित क्रिया यानी नवपाषाण। तो आज की क्लास को नहीं रोकते हैं, मिलते हैं आप लोगों के कल।